तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में BHDLA 137। आपको पता है 136 की क्लास लगातार हमारे चैनल पर दी जा रही है और आपका एग्जाम भी है। ठीक है, हिंदी का है आपका कोर्स कोड और उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिमांड थी। आपको पता है इग्नू वाला काम करता है सिर्फ आपके लिए कि एक स्टूडेंट की या कुछ बच्चे कह रहे थे सर BHDLA 137 को भी आप कराओ। हालांकि मैं उनसे कहना चाहूंगा जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराता हूँ, देखिए मैं यूं नहीं कह रहा आपकी समझ किस प्रकार की है, लेकिन उन क्वेश्चनों को डिस्कशन करते टाइम ही मैं आपको कुछ हद तक उनका मतलब समझा देता हूँ। आपको आज भी याद होगा जब हम सब स्कूल में थे तो टीचर से बोलते थे मैम इस क्वेश्चन का मतलब बता दो, बस उसके बाद तो मैं अपना आप कर लूंगा। और कुछ कमेंट्स मैंने देखी हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। अगर आपको ये पसंद, देखिए सिंपल सी बात है, आपको खुद पता है आप इग्नू की साइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो तो आपका माइंड लेवल है ना कि आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। जो हमारे क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए भी लोग काफी तादाद में, काफी जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्रिएट होती है उसे देखने के लिए भी यहाँ पर लोग इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि खाली क्वेश्चन ही नहीं पढ़े जाते, मैं आपको बताता भी हूँ किस तरीके से आप इसे करेंगे और उसका क्या मतलब होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। BHDLA 137 मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ और पहले ही क्लियर करूंगा क्लास थोड़ी ये लंबी चल सकती है, क्लास थोड़ी ये लंबी चल सकती है क्योंकि इसके बाद शायद ही कोई क्लास इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी होने वाली है। या तो आप इसे लास्ट समझ लेना, इन लास्ट ही क्लास ये होने वाली है। अगर फिर भी कोशिश रहती है कि नहीं कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हम एक और बना सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। 90% आप इस क्लास को अपनी लास्ट क्लास मारकर चलिए, 10% आपका लक है। अगर टीम के पास टाइम बचता है तो हम एक क्लास इसमें और करा देंगे। चलिए करते हैं शुरुआत आपकी क्लास की। और एक बात आपको दोबारा क्लियर कर दूं, जिसने PYQ मींस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसने PYQ की वीडियो नहीं देखी है वो इस क्लास को ना देखें, वो इस क्लास को ना देखें। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी नंबर को लीजिए, यहां से मैच है। और इग्नू की एक खासियत, तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो लेकिन मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पढ़ते हो। रिपीट, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, रिपीट क्वेश्चन ज्यादातर इग्नू पूछता है। अगर आपको नहीं पता आप थोड़ा सा टाइम बचाकर इधर उधर से एक हाथ में फोन लीजिए, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकलवाइए, फिर उन्हें मैच करिए बैठ के, आपको खुद पता लगेगा ये सारे क्वेश्चन तो पिछली साल के ही हैं जो पूछे गए थे। ठीक है, तो जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी कृपया करके वो इस मैराथन को ना देखे, अपना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, चलिए करते हैं आपकी क्लास की शुरुआत। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, संप्रेषण का प्रयोजन होता क्या है। देखिए मैं दो तरीके से आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पहला मेरा तरीका वही है किताबी भाषा संप्रेषण होता क्या है। सिंपल सी बात करूं तो पहले अपनी भाषा में संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन, और आसान भाषा में वार्तालाप, और आसान एक दूसरे से बातें करना, जो कि भारतीय एक नंबर के बतौड़े होते हैं, हम सभी को पता है। चलिए तो संप्रेषण का अर्थ, आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। हालांकि यहाँ पर सन नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये कटिंग है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा गया है। चलिए संप्रेषण मैं आपको पहले ही बताता हूँ, इग्नू में क्वेश्चंस जो होते हैं आपको पता है 2-3 लाइन से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 5 पेज आपको भरने पड़ जाते हैं। कितने? 5। मैं यूं नहीं कह रहा हर क्वेश्चन में। एंड ये आपका निर्धारित करता है आपको शब्द सीमा कितनी दी है, 500, 250, 100। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कोई भी क्वेश्चन आप खाली ना छोड़े। 50 शब्दों में आ रहा है तो 50 में लिखें, 500 में आ रहा है तो 500 में लिखें, मैं इतना आपको करवा के चलूंगा। चलिए संप्रेषण का अर्थ, जन्म लेने के बाद बच्चा पहली बार रोता है तो ये समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। देखिए जहां जहां मैं स्टार लगाऊंगा आपको क्लियर कर दूं, वो आपका पॉइंट होगा। जैसे आप पॉइंट बनाते हो ना, पहला पॉइंट, जब हमारा इस दुनिया में जन्म होता है सबसे पहले हम रोते हैं। तो इस किताब के अनुसार आपकी जो इग्नू की बुक है वो कह रही है यही हमारा मानव का सबसे पहला संप्रेषण होता है, जिसे कहते हैं बातें करना। ठीक, पॉइंट नंबर 2 पर अब हम आएंगे। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। अब बच्चा पैदा हो गया, इस दुनिया में आ चुका, सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी उसकी किससे होती है? उसकी रोने से, या जो भी वो आवाजें निकालता है उससे। अब जो संप्रेषण का प्रोसेस है आपका ये कब तक चलेगा? लाइफ के शुरू होने से लाइफ के एंड तक आपका चलेगा, जब तक व्यक्ति मरता नहीं है। एक बार हम लाइफ में आ गए, हम बातें करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी को कोई बीमारी हो जाए या उसकी आवाज चली जाए
या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तो ये प्रोसेस रुक जाता है, लेकिन ये आपके जन्म के साथ शुरू होता है और जब तक हम इस धरती पर हैं जब तक ये चलता है। ये देखिए लाइन भी आपको कहेगी, उसके बाद हर एक क्षण आजीवन, आजीवन मीन्स होता है लाइफ टाइम, संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। कलर चेंज मीन्स आपका अगला पॉइंट। ठीक, अगला पॉइंट चलिए ये रहा, पहले ध्वनि से फिर शब्दों के जरिए संवेदनाओं आदि के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, जो बेबी पैदा होता है क्या वो आते के साथ ही मम्मी पापा बोलना चालू कर देता है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, वो आ उ ए ची लाइक अलग अलग तरीके के वो साउंड्स करता है। तो संप्रेषण स्टेप बाय स्टेप चलता है। जिस प्रकार आप डायरेक्ट छत पे नहीं पहुंच सकते, छत पे जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी 1 2 3 4, ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे हम छलांग लगा दे। तुम में से कुछ खुराफात लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैं तो कूद जाता हूँ, वो 3 4 कूद जाते हैं, इसलिए मैंने 10वीं बोला है। ठीक है, चलिए पहले शुरुआत किससे होती है? ध्वनि से। सबसे पहले बच्चा साउंड्स करता है। अब मैं करूंगा तो तुम हंसोगे, गा गू गी ला ऐसे ऐसे करता है ना। उसके बाद क्या बनाता है? फिर वो शब्द बोलता है, फिर वो संवेदनाएं मीन्स होती है इमोशन के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। आपके ही घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखते हैं आप उसके सामने क्लैपिंग करेंगे तो वो हंसता है, उससे कोई चीज छीनेंगे तो वो रोता है, अगर आपके घर में कोई अजनबी आ जाए तो वो डरता है। तो ये संप्रेषण होता है उसका। अब संप्रेषण आपका मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, आंगिक भी हो सकता है। आंगिक के ऊपर भी क्वेश्चन है। पॉइंट पहला क्लियर है, जन्म लेने से ही आपका संप्रेषण स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉइंट जन्म के समय से। एक बार मैं रिकैप्चुलेशन कराऊंगा इसका। चलिए आपका पॉइंट नंबर 4 आपको अब मैं बताने जा रहा हूं। ये जो है आपका, इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों होता है दोस्तों आपके 5 सेंस पारक नहीं, 5 सेंस हमारे 5 इंद्रियां होती हैं, आंख कान नाक त्वचा जीभ, जिन्हें कहते हैं हम इंद्रियां। ठीक, अपनी समस्त इंद्रियों, अब किताब की भाषा मानो तुम मेरी नहीं मानते, कान आंख नाक हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करता है। हालांकि इंद्रियां जो होती है 5 होती है, इसमें नहीं बताया गया। भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। आपका जो लैंग्वेज है, आपको पता है दुनिया में इतने सारे प्राणी हैं, हम मनुष्य ही सबसे आगे क्यों निकले? ले कहीं ना कहीं भाषा का इसमें बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, आपका कोई ऐसा दोस्त तो बोल नहीं सकता या देख नहीं सकता, आप सबको पता है उन्हें डेली में कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। मनुष्य यही कारण है दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, मात्र किसके कारण? संप्रेषण के कारण। चलिए अब दूसरा, संप्रेषण एक संवाद संपर्क है। देखिए बातें हैं, आप किसी संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। आप किस किस तरीके से कर सकते हैं ये देखिए, मैं शॉर्ट में आपको लिखूंगा, हालांकि आप समझ जाओगे इतने होशियार हो। LSRW। एक होता है एल का मतलब होता है आपका लिसनिंग सुनकर, एस मतलब होता है स्पीकिंग बोलना, और आपका रीड मतलब होता है पढ़ना, और राइट मतलब होता है लिखना। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति की बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आप सब मुझे देख रहे हो अपने फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। ठीक, दूसरा मैं लिख भी रहा हूं, तो क्या ये भी बातें आप तक पहुंच रही हैं? तो कुल मिलाकर 4 ही प्रोसेस होते हैं। अगर नया कोई तुम ढूंढ लो तो मुझे बता देना। ठीक, चित्र बनाकर, वो सुनकर देखकर पढ़कर चित्र बनाकर एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं। चलिए ये देखिए, आप सभी को पता है, आपने सर की क्लास ली होगी इंग्लिश की, कम्युनिकेशन इज ए 2 वे प्रोसेस। थोड़ा इंग्लिश में आइए, अगर एक ही व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर बातें करे तो या तो आप उसे पागल कहेंगे या आप कहेंगे इसका दिमाग चल गया है, शायद ये व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल से आया है। अकेले अकेले बातें करना हमारे समाज में पागलपंती कहा जाता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा ये भी हमारी कुछ स्पीसीज होती हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। प्राइवेट स्पीच, ईगो सेंट्रिक स्पीच, सेंट्राइजेशन। कभी कभार मैथ के सवाल करते में आप भी बोलते होंगे 2 2 गुणा 2 4 ऐसे करते हैं ना, लेकिन आम लोग नहीं समझते, वो पागल भी कहते हैं कभी बार। चलिए अब मैं आपका करा रहा हूँ रिवीजन मीन्स अब जो जो पॉइंट मैंने बताए आप एक बार देखो। पहला पॉइंट, जन्म लेने के साथ ही इस धरती पे संप्रेषण चालू हो जाता है। सबसे पहले बच्चा रोना शुरू करता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे उसके बाद वो कुछ भी करे। पहली बार बच्चा जब होता है उसका समाज में सबसे पहला संप्रेषण होता है। डॉक्टर जो द्वारा जब अस्पताल में पैदा होता है उसके बम पे मारे जाते हैं, हाथ रोता है ना, तो संप्रेषण में कुछ भी हो सकता है जन्म के साथ ही। दूसरा, संप्रेषण हर एक क्षण चलता है। ऐसा नहीं है कि तुम ड्यूटी करके घर पे आए संप्रेषण खत्म हो गया, आपके हर पॉइंट पे ये चलता है जब आप सो जाते हो, हालांकि जब नहीं चलता लेकिन माइंड में तुम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। ठीक, तो हर एक क्षण चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बुढ़े होने के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। जन्म जब से इस धरती पे तुम आए हो जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक ये प्रोसेस चलेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पहला, जन्म लेने के साथ ही शुरू। दूसरा, लाइफ लॉन्ग होता है। तीसरा,
ऐसा नहीं है संप्रेषण तुरंत ही चालू हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ियों की तरह इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे पहले आप गा गू गे साउंड्स करोगे, उसके बाद 2 शब्द बोलोगे, फिर 3 शब्द बोलोगे, है ना, फिर आप एक सेंटेंस बोलोगे, फिर पूरी की पूरी कहानी बोलोगे। तो ये रहा, इसके लिए शब्दों के जरिए, संवेदनाओं के जरिए संप्रेषण होता है। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञान इंद्रियों, संप्रेषण का मतलब ये नहीं है मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो दोस्तों इग्नू वाला में आपका स्वागत है, खाली मुंह चला रहा हूँ, मैं हाथ भी यूज कर रहा हूँ, मार्कर भी यूज कर रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, मेरी आंखें भी हिल रही है, मैं मूव भी कर रहा हूँ, तो आपके 5 सेंसेस इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका है। आपको पता है जो लैंग्वेज है, भाषा है, आज दुनिया में हम सबसे आगे क्यों हैं? हालांकि नाम के लिए सबसे आगे हैं, आप सभी को पता है हमने कैसे कैसे काम किए और कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संप्रेषण का कमाल है। और अगला, संप्रेषण एक संवाद है। संप्रेषण का यूज क्या है तुम सभी बताओ? तुम्हें बातें करने का तो बहुत शौक है, संप्रेषण का सबसे बड़ा यूज है अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातें हमें सुनना, फिर जवाब देना, ये संप्रेषण होता है। ये रहा, ठीक। बोलकर, और 4 प्रोसेस होते हैं दोस्तों, ये मैं क्लियर करा दूं, लिखकर, बोलकर, सुनकर, देखकर। आप और भी कुछ बता सकते हैं, ये इतना सारा आपने पढ़ा। और एक क्या था सारा, मैं खाली आपको संप्रेषण का मतलब बताना चाह रहा था, और मुझे पूरा भरोसा है पेपर में तुम इसे खाली नहीं छोड़ोगे, अब तुम लिख के आ जाओगे सर संप्रेषण का मतलब ये होता है। एक बार मैं चेक कर लूं तुम्हें कैसा दिख रहा है। तो चलिए, आप सभी को अच्छा दिख रहा है। अब मैं कर रहा हूं इसे क्लियर, और आगे आ जाइए। क्लास आराम से चलाऊंगा, क्योंकि इसकी एक ही क्लास मान के चलना, मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए थोड़ा देर लग सकती है इसमें। चलो, संप्रेषण का प्रयोजन, हालांकि मैंने अर्थ तुम्हें बताया, पेपर में जो क्वेश्चन लिखाएगा ये लिखाएगा संप्रेषण का प्रयोजन। मैंने देखो कटिंग भी लगा रखी है, संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से समझाइए। तुम अर्थ लिखना सबसे पहले, तुम्हें संप्रेषण ही नहीं पता, तुम प्रयोजन कहां से लिखोगे, इसलिए कह रहा हूं। तो संप्रेषण का प्रयोजन पेपर में ये आएगा, क्वेश्चन जो लिखा रहेगा। तो क्या होता है प्रयोजन, अब ये समझो तुम आराम से यहाँ पर बैठ के। चलिए, संप्रेषण का प्रयोजन, संप्रेषण के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद, आपने संप्रेषण की विविध रूपों की जानकारी प्राप्त कर ली। विविध रूप मीन्स बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, देखकर भी हो सकता है ना, इशारों में भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर विचार करना जरूरी है, संप्रेषण का प्रयोजन है क्या। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं, हम सोशल एक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, वह संप्रेषण के जरिए समाज से जुड़ता है और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाता है। हालांकि तुम में से कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, मैं तो अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसकी एक लिमिट होती है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भी तुम्हें दे दी जाए, तब भी तुम अकेले नहीं रह सकते। एक समय ऐसा होता है जब हमें अपने ही घर में डर लगने लग जाता है, जब हमारे मम्मी पापा या परिवार के सारे सदस्य घर से बाहर हों। तो जो मानव इतना प्यारा है, आप उसे क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों उसकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं? तो आप समझिए। ठीक, व्यक्तिगत जरूरत, प्रयोजन मतलब होता है उसका प्रयोग। इन प्रैक्टिकल इसके क्या क्या है, इसके क्या क्या यूजेस है। प्रयोजन मतलब होता है दोस्तों इन प्रैक्टिकल या यूजेस, या इसके यूज, ये प्रयोजन लिखा है, इसके प्रयोग या इसके उपयोग। अब आसान भाषा में मैंने तुम्हें बता दिया इसका यूज क्यों है, आखिर हम क्यों करें संप्रेषण, ये बताओ। ठीक, प्रयोग करो, यूज करो, उपयोग करो। व्यक्तिगत जरूरत, हम सबकी व्यक्तिगत जरूरत है, ये अपने आप में स्पष्ट है। लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार, जीवन से जुड़े व्यक्तिगत पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं, अपनी जरूरत पूरी ना होने पर इसकी मांग करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है, पेपर में कैसे लिखोगे, संप्रेषण का प्रयोजन में व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत जरूरत पहला पॉइंट। दूसरा, व्यक्तिगत संबंधी, अलग अलग पॉइंट चल रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध, समाज में हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का, है ना, माता पिता का, दोस्त का, दोस्तनी का, कुछ भी हो सकता है। तो व्यक्तिगत संबंध, जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कैसे हो आप। जब आपने ये वर्ड बोला या फोन पे भी आपने बोला हेलो सर, तो आपका संप्रेषण चालू हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि फोन उठाकर हम चुपचाप खड़े हो गए। तो ये देखिए व्यक्तिगत जीवन, इसके अलावा कोई भी अपनी आंख, नाक, हाथ और शब्द भांग भंगता से दूसरों को संबंध बनाने का प्रयास करता है। हालांकि आंख मारना तो हम बचपन से ही सीख गए थे, तो कहीं ना कहीं आंख भी संप्रेषण का बहुत ही अच्छा उदाहरण था। लेकिन इसका संप्रेषण ऐसा होता है, सामने वाले ने अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको चप्पल या चांटा भी पड़ सकता है। तो ये देखिए कितना तगड़ा संप्रेषण था यहाँ पर। ठीक, तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, एक बार आसान भाषा में समझाऊंगा। संप्रेषण के विविध रूप आप पढ़ रहे हो। प्रयोजन का मतलब होता है उपयोग या संप्रेषण के प्रयोजन का प्रयोग। लाइक आप इसका क्या यूज करोगे। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत जरूरत, दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत संबंध, माइंड में कर लो, व्यक्तिगत याद रख लो, व्यक्तिगत जरूरत है,
व्यक्तिगत संबंध इससे ही बनते हैं। किसी से तुम 2 मिनट उल्टा बोल दो, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार देगा या घूंसा मार देगा। किसी से तुम प्यार से बोल लो, तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के घूमेगा। मैं किसी और सेंस में मत ले जाना, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, छोटी सी बात थी और तुम्हारे कहते नहीं है भाषा में इतनी ताकत होती है कि दुश्मन को भी अपना बना लेती है, लेकिन आजकल हम दुश्मन ज्यादा बनाते हैं। चलिए, तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। अब आप पॉइंट लिखेंगे पेपर में, ऐसे लिखना है, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत जरूरत। ठीक, चलिए अर्थ आपको बता चुका हूं और पॉइंट बता रहा हूं थोड़ा। सूचना, अब आपको किसी से कोई डिटेल चाहिए कि भाई ये इग्नू वाला क्या है, इग्नू वाला क्या है, आपके दोस्त ने बताया मेरे भाई यूट्यूब पर एक चैनल है, यहाँ पर 2 लड़के हैं, कुछ भी कह सकता है, देखो मैं तुम्हारी भाषा में बता दूं, 2 लड़के हैं यार छोटे छोटे से, वो पढ़ाते हैं इग्नू वाला पे, पता कॉलेज वॉलेज की क्लास डाल देते हैं, ठीक ठाक नॉलेज है थोड़ा। और कुछ ये भी कह सकते हैं 2 बच्चे से हैं, फ्री का कोर्स है, देख लो एक बार, नंबर से ही आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या मिली वहां पर, आपको मिली इंफॉर्मेशन, आपको क्या मिली इंफॉर्मेशन, जानकारी मिली। फिर तुमने फटाफट यूट्यूब पे आकर सर्च करा इग्नू वाला, और 2 छोटे छोटे बच्चे आपको दिख गए होंगे। हालांकि हम बच्चे नहीं है, आप भी कहोगे सर दिखने में कह रहा हूं मैं, एज इट इज एक कहानी के रूप में 2 बच्चे आपको दिखे। शुरू में कुछ लोगों ने तो देख के ही बैग ले लिया होगा, यार ये खुद से पढ़ा लेंगे, हमको तो लगता नहीं है। लेकिन कुछ वहां पर रुके होंगे, उन्होंने थोड़ा वेट करा होगा और एक क्लास लेकर देखी होगी। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बता रहा हूँ सूचना। हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब वह पहली बार पूछता है यह क्या है, एक छोटा सा बच्चा आपके घर में आया और आपको पता है रिश्तेदार आ जाते हैं, छोटा बच्चा छोटी छोटी चीज, मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एयरबड्स या एयरफोन है, वो पूछता है भैया ये क्या है, तो आप उसे बोलते हो बेटा इससे गाने सुनते हैं या कान में आवाज आती है। तो यहाँ से चालू हो गया ना आपका संप्रेषण। उसने क्या मांगा आपसे, उसने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी। हालांकि आप उस बच्चे को यूं कह देंगे ज्यादा छोटा हो ये खाने की चीज है, तो आपको सच बता रहा हूँ वो इसे खा भी जाएगा। यही कारण है छोटे बच्चों को सिक्के क्यों नहीं देते, वो मुंह में डाल लेते हैं उसे। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर खत्म। तो सूचना संग्रहण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती है। जनसंचार माध्यमों के विकसित होने से सूचना सरवण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। आप सब लोग भारत के विभिन्न राज्यों से हैं जो हमें देख रहे हैं, 28 हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 की बात करूं तो हमारी यूटी है। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम 12-13 राज्यों से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये किसका माध्यम है, आज सूचना पलक झपकते ही तुम किसी भी वीडियो को वायरल कर देते हो, ये किसका कमाल है, ये जनसंचार का माध्यम है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे हमारे पास साधन है। तो सूचना का सबसे बड़ा कारण, अब मैं पॉइंट ऐसे बता रहा हूं कि तुम्हें दोबारा ना पढ़ने पड़े, आपस में बातचीत। मैंने यही पॉइंट तो आपको दोबारा कहूंगा। तुम्हें पता है भारतीय जो है 1 नंबर के बतौड़े होते हैं, गलत सेंस में मत ले जाना। पूरे दिन हम लोग ऐसे हैं, एक ही व्यक्ति से 6-6, 8-8 घंटे बात कर लेते हैं। हालांकि वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो आपस में बातचीत, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए संप्रेषण संपन्न होता है। संप्रेषण क्या होता है आपका, संपन्न। गप संप्रेषण का एक मजेदार और मनोरंजक उदाहरण है, और सबसे ज्यादा यूज हम इसी का करते हैं। गप मतलब होता है गप्पे या बेकार की बातें, कि आपने क्या बनाया, हमने क्या खाया, आज मेरे घर ये आया, कल मेरे घर वो आया, मैंने तो पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन बराबर में पता है कि वो क्लास देख रहा है यूट्यूब पे और दूसरे से कह रहा है मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा बहन, मेरी तो तैयारी नहीं है। तो गप, लोगों को गप मारने में बड़ा मजा आता है। इसके जरिए हम एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को जानने समझने का प्रयास करते हैं, और मेरे शब्दों में उसे धोखा भी देते हैं। चलिए, तो आपके 4 पॉइंट मैंने बताए पेपर में दोस्तों, अगर आप 4 भी लिख दोगे ना तो मैं पूरा भरोसा दे रहा हूं आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, 10 पॉइंट मत लिखो, याद, व्यक्तिगत संबंध, अभी ऊपर बताया था व्यक्तिगत संबंध, ठीक, और उसके बाद क्या था, व्यक्तिगत जरूरत, संबंध बनते हैं आपके, व्यक्तिगत जरूरत भी है, सूचना, आपस में बातचीत। ये 4 पॉइंट भी आप पेपर में लिख दोगे आराम से। आपको इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, आपस में बातचीत तो हम करते ही हैं, सेंटर तक भी तुम बातचीत करते ही जाओगे किसी ना किसी से। चलिए, तो एक बार देख लो इसे आराम से, ठीक। आग्रह, ये उसी का पॉइंट चल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं पेपर में 4 लिखना आप। आग्रह और मनोरंजन, ठीक। आग्रह, विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। आग्रह, लाइक आपसे एक क्या की जाती है, एक गुजारिश की जाती है, एक परमिशन मांगी जाती है। अभी किसी भी चीज का ऐड आ रहा है, आपको पता है यूट्यूब इस टाइम स्टिंग
स्टिंग जो आपका एनर्जी ड्रिंक है, हालांकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, इसके बहुत सारे ऐड आ रहे हैं और आप लोगों ने इसे पीना भी चालू कर दिया होगा, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता ये अच्छा है या बुरा। हमें ये दिख रहा है अक्षय कुमार पी के इन्हें 10 सीढ़ियां चढ़ जाता है, या वो जो कोई भी एक्टर हो या कोई भी हीरोइन हो, हमने इसे तुरंत परचेस कर लिया। ये कहीं ना कहीं संप्रेषण का कमाल था, जिसे आप एडवर्टाइजमेंट कहते हो, ये भी इसी के अंदर आता है। पढ़िए, विज्ञापन इंग्लिश में होता है एडवर्टाइजमेंट, जिसे आप कहते हो ना मम्मी अभी तो ऐड आ रहे हैं अभी लगा दूंगा ना, वही होता है विज्ञापन। इस प्रकार का संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आए। किस किस के माध्यम से होता है विज्ञापन? आप रेडियो में सुनते हो, आप टेलीविजन में सुनते हो, है ना, समाचार पत्र में सुनते हो। विज्ञापन को याद कीजिए, शैम्पू, हमने देखा है शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन, इन सब का विज्ञापन आप देखते हो। और यही कारण है कि मम्मा अर्थ का शैम्पू भी आपने लाना चालू कर दिया होगा अपने बालों को बचाने के लिए। देखिए मैं आपको अपने बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। स्पॉटिफाई ले लो, पेटीएम ले लो, इसके अलावा आप गाना.com ले लो, इन सब पे भी ऐड मिलते हैं हमें। बताइए, आप यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखते हो, यहाँ तक ऐड मिलते हैं। ऐसी कोई शायद ही जगह होगी जहाँ ऐड ना हो। रास्ते में बैठ के जा रहे हो, ऑटो के पीछे भी ऐड, जगह जगह पैम्पलेट लग रहे हैं, वहां भी ऐड। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आग्रह। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हो या आप उन्हें कहते हो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदें, देखिए हम हमारे ड्रिंक पीने से इंसान को कितनी एनर्जी मिलती है। हालांकि सच्चाई आप भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा है मनोरंजन। मनोरंजन, आपके दोस्त ने कहा तुझे पता है मेरे भाई आदि पुरुष पिक्चर आ गई है, चल रहा है देखने? मनोरंजन, अभी चल रहा हूं मैं तो। ये मनोरंजन, आपका मन है या नहीं है, लेकिन आप दोस्त के कहने पर उसे देखने जाओगे। आपका बजट टाइट है, आप एक स्टूडेंट हो और दोस्त ऐसे को बना रखा है जो 20,000 रुपये महीने का कमाता है, तो आपको किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। मनोरंजन यह भी मनुष्य की जरूरत है, लेकिन आजकल जबरदस्ती बन गया है। ये जरूरत नहीं, मेरी भाषा में ये जरूरत नहीं है, जबरदस्ती है। हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख का हिस्सा लेना, ये सब मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम भी, आपको पता है आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, हम भी कहीं बाहर गए थे, लेकिन जरूरी काम से गए थे, मनोरंजन के लिए नहीं गए थे। ठीक, सिनेमा आप सब भी देखते होंगे। कपिल शर्मा का शो, कपिल शर्मा का शो मैं डेली लाइफ से कनेक्ट करता हूँ। आप ये मत सोचिए सर बीच में क्या, तो ये मनोरंजन के लिए तो होता है। चाहे वो आपके पुनीत सुपरस्टार हो, आपको मजा आता है इन चीजों को देख के, तो ये मनोरंजन है। तो संप्रेषण का ही कमाल है। कपिल शर्मा अगर बिना आवाज के चला दिया जाए तुम्हें मजा आएगा? नहीं आएगा। कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो बिना आवाज की, मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन तुम कहोगे टॉम एंड जेरी में आता है, वहां भी तो आपको चलचित्र दिखते हैं ना, ग्राफिक्स दिखते हैं। चलिए, तो आपके 6 पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं। व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, और उसके अलावा ऊपर क्या क्या पड़ा था? आग्रह हो गया, मनोरंजन हो गया, सूचना हो गया, सूचना हो गया। पेपर तुम्हारा देख लो, मुझे भी याद करना पड़ता है, आपस में बातचीत। तो ये पॉइंट एक बार देख लो। इन पॉइंटों में से संप्रेषण का प्रयोजन क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन आए, तो आप आराम से 4 पॉइंट भी लिख देना जो आपको याद हो, और अपनी छोटी सी नोट्सबुक आप बना के चले। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, संप्रेषण, और ये पक्का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। 20 नंबर में भी तुमसे पूछ सकता है। आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूपों को विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका चालू हो गया है। आंगिक भाषा होती क्या है? पहला आपको बताऊंगा अपनी भाषा में। आंगिक भाषा, तुम इस शब्द को ध्यान से देखो। आंगिक मतलब होता है अंग। क्या होता है? अंग। जो आपकी बॉडी है, जिसे आप बॉडी कहते हो, अंग, उसमें किस किस माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं? आप बातचीत कर सकते हो उसमें हाव भाव से। हाव भाव मतलब होता है एक्सप्रेशन, जैसे किसी को आंख मारना, हंसना, उसकी तरफ घूरना। दूसरा होता है इशारे। इशारे आप किससे कर सकते हो? हाथ दिखा सकते हो, किसी को उंगली दिखा सकते हो। इशारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उसके बाद होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ठीक, हालांकि ये गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आंगिक भाषा, आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में आपको बताऊंगा। पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें इस शब्द का मतलब समझा रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है पेपर में अगर तुमने आंगिक का मतलब नहीं समझा ना, तुम सब सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे, सर आंगिक क्या है? आंगिक भाषा तो मैंने आज तक नहीं देखी, इतना बड़ा हो गया मैं, इतनी बड़ी हो गई, ये आंगिक क्या है? ये कुछ नहीं है, जो मैं हिल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हंस रहा हूँ, जो मैं इधर उधर डोल रहा हूँ, यही आंगिक भाषा है। मैं एक पुतले की तरह तो नहीं खड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यही आंगिक भाषा में सब चीजें इंक्लूड होती हैं। चलिए, अब आपको आपकी किताबी भाषा में समझाता हूँ। आंगिक संप्रेषण, आ जाइए, नोट्स अपने रेडी कर लेना। आंगिक संप्रेषण, पहला पॉइंट, मनुष्य केवल बोलकर, केवल सिर्फ, मनुष्य सिर्फ या केवल बोलकर ही अपनी बातों को नहीं करता, अपनी बातों को संप्रेषित नहीं करता। उसके सारे अंग, आंख, हाथ, पैर, कंधे,
सब संप्रेषण में संयोग देते हैं, यह गैर शाब्दिक या आंगिक या अमौखिक संप्रेषण है। परिभाषा आपको मिल गई, दिमाग आपका खुश हो गया होगा, दिल में भी बल्ले बल्ले होने लगी होगी, आंगिक भाषा से इतना सा है, यही है। मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बातों को संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ होठ भी हिल रहे हैं, मेरे दांत भी दिख रहे हैं, मेरे हाथ भी दिख रहे हैं, मेरा मार्कर भी दिख रहा है, मेरी चश्मे में ये नीचे की आंखें भी दिख रही हैं और मैं हिल भी रहा हूँ, तो मेरे बोलने के साथ साथ ये सारी चीजें हिल रही हैं, ये सब जब संप्रेषण के दौरान इंक्लूड हो जाएंगी तो यही आपकी कहलाएगी गैर अमौखिक संप्रेषण या आंगिक संप्रेषण, इसे कहते हैं। आपकी परिभाषा यहाँ से मिल गई है, स्टार लगा लो, पेपर में छाप देने से। क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मुझे पसंद नहीं है तुम क्वेश्चन छोड़ के आते हो। चलो अगला पॉइंट, लेकिन इसमें तो 1 नंबर ही मिलेगा ना, 20 नंबर का कराना है। चलो, शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्ति तत्व से होती है। जो आपका शारीरिक लाइक फिजिकल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, हमारी वेशभूषा पर्सनैलिटी से होती है। इंटरव्यू देने के समय में अलग कपड़े, शादी पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़े, और यही बोलना तो नहीं चाहिए, किसी दुख के समय में आप जा रहे हो तो वहां के अलग कपड़े, खाटू श्याम जा रहे हो तो अलग कपड़े, आपने ओकेशन से अपनी वेशभूषा को जोड़ लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरव्यू देने चप्पल कच्छे और टी शर्ट में चले गए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा से हुई है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक, दूसरा पॉइंट, आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, देखिए वही बात है, मैंने पढ़ा भी नहीं था, आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से आपके बारे में धारणा बनाने लगता है। यही कारण है, अगर आप ही को हम दोनों टीचर, इग्नू वाला के टीचर रोड पे चप्पल और कच्छे में दिखें तो शायद आप सोचोगे ये वही है या कोई और है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्मल लाइफ में सभी ऐसे रहते हैं, हम भी ऐसे रहते हैं। तो कहते नहीं है, इसके ऊपर एक और है, डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर, किसी किताब को उसके लाइक जो उसका कवर होता है उससे जज ना करें। तो यहाँ पर वही वाली बात है, आप उसके सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी असर पड़ता है। एचआर के सामने आप ऐसे पैर हिला रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं या कपकपी हो रही है, तो इन चीजों को भी वो नोटिस करता है। ठीक है, अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी के टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब झुके रहते हैं जब तक वे अधिकारी झुझलाकर न कह दे जनाब सीधे खड़े रहिए। ये आपके साथ भी हुआ होगा, प्रिंसिपल वगैरह के ऑफिस में जब हम स्कूल में जाते थे तो ऐसे खड़े हो जाते थे, आप सभी को पता होगा। ऐसा तो नहीं था कि ऐसे हीरो बन के या ऐसे झुक के, तो हमें पता है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो देखा गया है दफ्तर में किसी के सामने झुक जाते हैं और वो अधिकारी प्रिंसिपल कहता है सीधा खड़ा हो, तमीज नहीं है। एक बार मेरी पिटाई हो गई थी, मैं तुम्हें जोड़ के बताता हूँ। प्रिंसिपल सर घूम रहे थे और मैं कुर्सी पे बैठ गया था, क्लास में कोई नहीं था, 11th-12th की बात है, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया था, अपनी क्लास टीचर की मॉनिटर था मैं। तो वहां पर मेरे को प्रिंसिपल सर ने मारा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या गलती की आप बताइए। आप जाने अनजाने में सामने बैठे अधिकारी को अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे होते हैं। अब उस अधिकारी ने आपसे कहा आपने फोटोकॉपी प्रस्तुत की, उसकी मूल प्रति दिखाइए। ये वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। मूल प्रति निकालने से पहले आपके कंधे उचकाए, मुंह बनाया, मानो आपसे कह रहे हो बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। ठीक, वही बात है आपको पढ़ाते समय या आपसे जब हम रोड पे मिले, सर आप तो वही है ना इग्नू वाले, हम ऐसे बोले हाँ हाँ वही हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ कैमरे पे अच्छे दिखते हैं, रियल लाइफ में बहुत घमंडी है। एग्जाम्पल अपना ही दे रहा हूँ मैं। तो अधिकारी भी बोल रहा है, देखिए वेरिफिकेशन का काम ऐसे ही होता है। अधिकारी अगर प्यार से बोलने लगे आप आधार लाए हैं, नहीं सर मैं तो नहीं लाया, तो दोस्ती थोड़ी ना करनी, वेरिफिकेशन का काम करना है। चलिए ठीक, कंधे उचकाए, मुंह बनाया, तो आप कह रहे हैं मूल प्रति लाए। इसके विरुद्ध आदि आपके, अब आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, इसे रखेंगे थोड़ा साइड में। ठीक, आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण का पहला एग्जांपल आपने देख लिया, बोलते समय अपने आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, पूरे शरीर में कहीं का भी यूज कर रहे हो, आंगिक संप्रेषण है। वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। इंटरव्यू देने जा रहे हो अलग कपड़े, शादी पार्टी में जा रहे हो अलग कपड़े, किसी लाइक आप कहीं मातम वगैरह में जा रहे हो अलग कपड़े, दुख की घड़ी है अलग कपड़े, पेंटर के अलग कपड़े, तो वेशभूषा का फर्क पड़ता है। ठीक है, संप्रेषण लाइक किसी का आपको काम नहीं करना, बचपन में करते थे ना, बेटा पहन लिया, इसका मतलब यही होता था, आप भी बताइए, इसका मतलब यही होता था मैं नहीं कर रहा, ठीक है जा चल जा, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, आंगिक संप्रेषण मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है और एग्जाम्पल इस पे वो दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए किसी कॉलेज में या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में, लाइक आप तहसील में गए, एसडीएम ऑफिस में गए, वहां पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वो बोलेगा कितने साल से रह रहे हो, 10 साल से, फोटोकॉपी लाए, नहीं सर, वहां हंस के दिखाने से कुछ नहीं होगा, फोटोकॉपी लानी पड़ेगी। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, खत्म। अब आगे आएंगे हम। आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है, और आपसे पूछा जाए कि आंगिक संप्रेषण का सबसे जो बेस्ट वो माना जाता है, किसको माना जाता है? आंखों को।
आंखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। जब कोई प्रसन्न होता है तो कहते हैं उसकी आंखें हंस रही हैं। आपने लोगों ने अक्सर देखा होगा उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। ये मुहावरा भी है, लाल पीला होना, हालांकि रियलिटी में कोई लाल पीला नहीं होता। और दोस्तों मैंने कुछ कमेंट देखी, मैं पढ़ाते समय ज्यादा बात करता हूँ ये मेरा पर्सनल आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे जरूर बताइए पढ़ते समय में आपको लगता है कि ज्यादा बातें करता हूँ तो आप मुझे सजेशन दें, या वो मेरी बातें जो होती हैं आपके कंटेंट से अलग होती हैं, मुझे सजेशन जरूर दें। ठीक, चलिए। अपनी आंखों के जरिए आप न केवल अपनी प्रसन्नता या प्रसन्नता जाहिर करते हैं, दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। किसी की आंखें नम हो, अब आपके सामने कोई रो रहा है, आप उसके सामने जाके हंसेंगे थोड़ी, उससे पूछेंगे भाई बहन या मम्मी पापा क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है, आप उससे पूछेंगे थोड़ी, आप हंसेंगे पापा पापा क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। तो वही वाली बात है, किसी की आंखें नम हो तो हम जानते हैं कि वह दुखी है। कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलते हैं, लेकिन ऐसा मौका हम इंडियंस को बहुत कम मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो दोस्तों, आपको तो पता नहीं, मुझे तो बहुत ही कम मिलता है खुशी के आंसू निकले हो। जो उसकी आंखें खुशी है या दुख के आंखों से ही पता चल जाता है। सामने वाला आपसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है आपको पता चल जाता है। तो आपने पढ़ा आंगिक संप्रेषण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिलेबस पढ़ा रहा हूं मैं पूरा। चलिए, आंगिक संप्रेषण हो गया कंप्लीट। आ जाइए, बोलचाल की भाषा में लिप्यांकन की कठिनाइयों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को देखो तुम, एक मिनट, है ना, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, इनके नंबर पे मत जाना, नंबर्स पे मत जाना, जब तक मैं पानी पीता हूँ एक घूंट। चलिए, बोलचाल की भाषा में लिप्यांकन, ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि कठिनाइयों पर विचार कीजिए। देखो, बोलचाल की भाषा वो होती है जो मैं बोल रहा हूँ और तुम लिख रहे हो या खाली सुन रहे हो, ईयरफोन में मजे से बैठे हो या फोन चालू करके छोड़ दिया। बोलचाल की भाषा को लिखना बहुत कठिन होता है, तुम सबको ये मैं बता दूं। देखिए, मैं किसी भी स्टेट की बुराई नहीं कर रहा, भारत एक डाइवर्स कंट्री है। अगर हरियाणवी हरियाणवी यूपी में ही कितनी सारी लैंग्वेज हैं, उसके बाद एमपी में भी हो सकती हैं, उसके बाद आपकी पंजाब में भी हो सकती हैं, काफ़ी सारे हमारे स्टेट हैं। हर भाषा को लिखना बहुत कठिन है, इसलिए जो हम मानते हैं, मैन जो मान्यता है हम हिंदी को दे रखी है हमने, किसकी, राजकीय भाषा की, राजकीय भाषा। हालांकि हर किताब अवेलेबल है राजकीय भाषा, तो हर भाषा को छापना इतना आसान नहीं होता, इसलिए नॉर्मल लोगों को हिंदी सबसे आसान लगती है। हरियाणवी वाले कहते हैं और भाई कितने जा रहा है, लब पंजाबी और तुस्सी ग्रेट हो। इन सब चीजों को लिखना, मैं किसी भाषा की बुराई नहीं कर रहा, इतना आसान नहीं होता जितना पेपर वगैरह में आपको हिंदी मिलती है ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लाइक क्या कह रहा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आसपास किसी की मम्मी किसी को बुला रही है, ओ यहाँ को आ जा, और दूसरी भाषा में ए सुने नहीं के, ये भी एक भाषा है, आप हंस सकते हो यहाँ पर, मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए। तो तू तो बड़ा बिगड़ रहा है भैया, ये भी है गाँव की, ओ छोरा पिटे को बहुत। तो इन सबको लिखना इतना आसान है, तुम खुद ही सोचो। तो बोलचाल की भाषा जो है, बोलचाल की भाषा, उसके लिप्यांकन में कठिनाई होती है, यही कठिनाई होती है। अभी अभी जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिए, हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है, मात्राएं कौन सी लगाएं, छोटी है या बड़ी है, और आपको पता है कितनी फ्लो में मैंने वर्ड बोले अभी, तो यही थोड़ी परेशानी आती है। और ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, हमारे 28 राज्य हैं, बार बार मैं इस बात को इसीलिए बता रहा हूँ। तो सोचो हर किसी की भाषा कैसे लिख सकते हैं हम। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी किताबी भाषा, बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन। आइए, अब मेरे किताबी कीड़ों तैयार हो जाइए किताबी भाषा पढ़ने के लिए, ठीक है, बुरा मत मानना, प्यार से कहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी किताबी कीड़े कहता हूँ। चलिए, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। पहला पॉइंट आपका हो गया क्लियर। बोलचाल की भाषा, आपकी ये जो बोलचाल की भाषा है, लिखित भाषा और हमारी लिखित भाषा का अंतर, अंतर माने दोनों में डिफरेंस, उस समय और स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यांकन, लिप्यांकन मतलब होता है प्रिंट कराना। अब दुकान पे प्रिंट आउट निकलवाने जाते हो ना तुम, हालांकि एक प्रिंट तो होता है छप के निकलना, छपाई करना, टाइपिंग कराना, जो एफिडेविट वगैरह बनवाने जाते हो, लिप्यांकन करने में प्रयास किया जाता है। यूं तो उच्चरित भाषा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूं तो उच्चरित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव कार्य है। अब आप ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिए थे। हर भाषा को जो है हम
किताबी भाषा में उतार नहीं सकते या हर किसी भाषा को लिख नहीं सकते। आपको बात करूं, कंप्यूटर भी अब तक इतना सफल नहीं हुआ है कि हिंदी की टाइपिंग को इतना आसान बना दे जैसे इंग्लिश की है। कंप्यूटर भी मैक्सिमम काम होते हैं ना मशीनों पे। तो ये देखिए, तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना। ध्वनि, ध्वनि होती है साउंड, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध, लिपि मतलब होता है छपाई, लिपि करना या आपके सामने रखना, करना असंभव कार्य है। उच्चतरित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन में शब्दों में लिखकर ही व्यक्त किया जा सकता है। आपने नाटक, कहानी, उपन्यास में देखा होगा कि उच्चतरित उच्चारण की जाने वाली भाषा, इन चेष्टाओं में वह रोते हुए आया, वह जोर से हंसने लगा के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सभी क्रियाओं या चेष्टाओं को किस किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताओं में निहित है। आप चिंता मत करना, अपनी भाषा में भी समझाऊंगा, मैं पहले पढ़ के बता रहा हूँ। उन्हें लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए, कोई रोता है, कैसे रोता है? धीरे धीरे, जोर से, चीख कर, हिचकी लेकर, सुबक सुबक कर आदि। हम इन मौखिक भाषा को सुन सकते हैं, लेकिन इन्हें लेखन के कार्य में व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में कोई साधन नहीं है। रोना, हंसना, अलवावना, चीखना, चिल्लाना, डांटना, झिड़कना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, ये सारे शब्द आपने घर में सुनेंगे। क्या कभी कोई ऐसी कहानी पढ़ी है कि वो सुबक सुबक कर, रहट पहुंच कर, आंखें पहुंच कर, हंसना मत, नाक भी निकलती है कुछ लोगों की रोते में, सुबक सुबक कर, नथुनों को साफ करते हुए। तो ये सारी चीजें बोल तो सकता हूं मैं, लेकिन लिख नहीं सकता। या आपने आज तक बताओ ऐसा कोई कहानी या किताब पढ़ी हो जिसमें ऐसे शब्द हो? तो ये यहीं पर बताया जा रहा है, बोलचाल की भाषा को लिपि में लाना पॉसिबल नहीं है। 50% तक ला सकते हो, लेकिन 50% को हम नहीं ला सकते। रियल लाइफ में आपसे पूछूं, और चाय वाय पी ली? तो चाय तो आपने देखा होगा किताब में लिखा हुआ, पर वाय नहीं देखा होगा। और भाई क्लास विलास कैसी चल रही है तेरी? क्लास तो देखा है, विलास क्या होता है सर? तो कुछ ऐसी चीज होती है बस बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। जैसे तुमसे पास पूस हो जाएगा तो नहीं होगा, या ऐसे ही तू समय बर्बाद कर रहा है, मजे ले रहा है, घर वाले नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा है, पढ़ बढ़। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर शब्द को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, यही यहाँ पर समझाया गया है। आपने जो भी हिंदी में कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी पढ़ा, तुम खुद बताओ उसमें तुम्हें तुम्हारे घर के डेली लाइफ के वर्ड मिले? इतनी चप्पलें लगाऊंगा तेरे में, भूत बना दूंगा मिले? नहीं मिले। तो यही यहाँ पर कह रहा है, बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। क्या होती है? प्रॉब्लम। पेपर में ही लिख देना इसके पॉइंट बनाकर, एक बार पढ़ लो। यहाँ पर बोलचाल की भाषा लिखित भाषा का अंतर उस समय स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा को ध्वनि भाषा में लिप्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, उच्चतरित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव है। जो भी भाषा बोल रहे हैं, जो भी साउंड में बोल रहा हूं, हर किसी को लिखना पॉसिबल नहीं है, ये लाइन कह रही है। अगला, उच्चतरी भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने कहानी, नाटक, उपन्यास देखा होगा, उच्चतरित भाषा में इन चेष्टाओं को, वो रोते हुए आया, वह जोर से रोने लगा, वो रो के गिर गया, वो पड़ गया, उसकी नाक से नाक बहने लगी, ये सब नहीं लिख सकते हम। तो यही चीज है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे क्लियर कर लो, या मेरे वाले जिसको समझ में आया वो समझ लेना। हालांकि मुझे लग रहा है मैंने आसान समझाया इससे, बाकी तुम बताना एक बार। बोलचाल की भाषा को लिप्यांकन, बोलचाल की भाषा को किताब में नहीं छापा जा सकता, सारी को नहीं, 30% कुछ ऐसा कंटेंट है, सबको नहीं छापा जा सकता। आइए, ये पढ़ा है कभी तुमने? आहें भरना, हकलाना, नाक से बोलना आदि, ना जाने कितनी इस प्रकार की क्रियाएं, चेष्टाएं जिनका संबंध एक और हमारी शारीरिक मानसिक अनुक्रिया से जुड़ा होता है। जैसे रोने में आंसू आना, चेहरा पीला पड़ना, आंख सूजना, नाक लाल होना। तथा दूसरी ओर इनका संबंध उच्चारण के पक्ष में होता है। इन्हें हम सब बोल तो सकते हैं, जैसे रोने के समय तरह तरह की आवाज, धीमी या तेज गति का रोना, इन सभी चेष्टाओं और अनुक्रियाओं को उच्चारण तो कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्तित कर पाना कठिन है। फिर भी सृजनात्मक साहित्य में मौलिकता लाने के लिए लेखक अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि उच्चतरी भाषा का अधिकांश विशेषताओं को ले। अब रोते में इसे बताना कैसे लिखेंगे इसे कैसे लिखेंगे? तो हर चीज को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, ऐसी तो रोते। तो बताओ ये कौन सा साउंड है, इसे कैसे लिखेंगे? तो लेखक कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिख सके, उसे व्यक्त कर सके, लेकिन एक टाइम पे लेखक का भी ऐसा आता है, सर पे हाथ रख लेता है, भाई मैं नहीं लिख सकता। तो 30% कंटेंट हमारा ऐसा हो जाता है। मैं गैस करके बता रहा हूँ, कभी यूं बोलो सर किताब में लिखा है। 30% वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोले ही जा सकते हैं, लिखना जिनको संभव नहीं है।
इसके लिए लेखक तरह तरह की लेखनीय तकनीक अपनाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास में करवट उच्चरित भाषा में वास्तविक को लिखित भाषा में क्या ही विधि से प्रकट करने का प्रयास किया। कुछ उदाहरण देखिए, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स में दिखा रहा हूं और इससे अच्छा मैं आपको नहीं समझा सकता। ये मेरी तरफ से आपका लास्ट था। फिर से कहूंगा, आप भी कुछ ऐसी बात जरूर करते होंगे कि जिन्हें लिखना संभव नहीं है, लिख भी दी तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अब आपको दिखा रहा हूँ, आपकी ये यहाँ पर खत्म हो गया है। उसके एग्जाम्पल मैंने ले दिए, वही लिखा था इसमें। लस्सी वस्सी पी ली, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, बुद्धि बुद्धि सड़ गई है तेरी, ऐसे सब किताब में नहीं लिख सकते, सिर्फ बोल सकते। आइए, क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 3 या 4 जो भी है, एक बार चेक कर लेना आप। अगला साक्षात्कार। साक्षात्कार नया क्वेश्चन है आपका, पेपर में पूछा गया है। इसका हिंदी में इंग्लिश में मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है इसका मतलब, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आए ज्यादा बच्चों को हिंदी भी हिंदी रंग से नहीं पता होगा। ये होता है आपका इंटरव्यू, जिसमें आप इस नाम के व्यक्ति से मिलते हो, HR से, जो आपके लेते हैं इंटरव्यू, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज संदीप कुमार, आई एम फ्रॉम वही। जैसा कि 4.2 में उल्लेख किया गया है, साक्षात्कार आमतौर पर, जो आपका इंटरव्यू होता है, आमतौर पर 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला परस्पर आदान प्रदान है। इसमें एक पक्ष सवाल पूछता है, दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। मोटे तौर पर साक्षात्कार के 5 सिद्धांत होते हैं। आपके पेपर में सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, स्टार लगा लेना। कितने सिद्धांत बताएं? 5 पूछेगा। साक्षात्कार, साक्षात्कार मैं भी थोड़ा देख लेता हूं। साक्षात्कार का अर्थ व प्रकार बताएं, या सिद्धांत पूछ लेगा, बताएं। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ऐसे आ सकता है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। यहाँ पर लिखा है केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। कई तरह के इंटरव्यू होते हैं, आजकल तो इंटरव्यू के फेज भी बना दिए। फेज में आपको एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ। पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड क्लियर हो गया, तीसरे राउंड में फेल हो गया, चल फिर घर बैठ जा। उसके बाद एक तो होता है, एक होता है आपका पैनल इंटरव्यू। क्या होता है? पैनल इंटरव्यू। इसमें होती है पूरी टीम, आपके सामने 4-5 लोग बैठ जाते हैं, जो आपने UPSC की वीडियो में या IAS की वीडियो में देखा होगा, वो होता है आपका पैनल इंटरव्यू। ठीक, एक बार मैंने भी दिया था, मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, एक बार मैंने भी दिया था। चलिए ठीक, साक्षात्कार का मतलब क्लियर हो गया। आइए, इसके 5 सिद्धांत पेपर में पूछ सकता है आपसे। पहला, औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, 2 पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय, प्रश्नोत्तर शैली। औपचारिक, औपचारिक मीन्स होता है फॉर्मल। जब आप ड्यूटी पर जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, कच्छे और मेरी जैसी टी-शर्ट में चले जाते हो क्या? ऐसी में मैं खुद नहीं जाता, पैंट कमीज पहननी पड़ती है। औपचारिक अनौपचारिक बहुत अच्छा समझा है, तो आप यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर सकते, और सर कैसे हो, काम वाम बढ़िया चल रहा है, बेटा तू घर जा, गेट खोल। औपचारिक, मैं आई कम इन सर, कम इन, कम इन, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू सर, या बिना बोले ही बैठ गए, इन चीजों को भी नोटिस करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? औपचारिक। परस्पर संवाद, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा, 2 पक्षों का शामिल होना। ऐसा नहीं इंटरव्यू में 4-5 दोस्तों को ले आओ, सर ये मेरे दोस्त है, यही बैठ जाए, ये भी इंटरव्यू देंगे, एक टाइम पे एक ही अंदर आता है। गंभीर विषय, ऐसा नहीं है सर को, HR को, सर एक बार ना मैं जा रहा था, मेरे ना पैसे खो गए थे, ऐसी बात सुनने के लिए नहीं बैठा वो। गंभीर विषय, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, एक्सपीरियंस पूछेगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर शैली, अब वो आपसे चाहे 10% पूछे, 20% पूछे, या 5 में ही आपको सिलेक्ट कर दे, या 2 में ही आपको रिजेक्ट कर दे। ठीक, तो ये 5 स्टेप किसके बताए मैंने आपको? इंटरव्यू के, जिसे आप कहते हो साक्षात्कार, पेपर में आ सकता है। तो कौन सा होता है? औपचारिक संप्रेषण होता है, परस्पर संवाद होता है, 2 पक्ष शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अकेला बैठा दिया आचार्य ने और बोल रहा है मैं अभी आ रहा हूँ तो इंटरव्यू दे, नहीं। ठीक, गंभीर विषय, इन्हें रट लेना या याद कर लेना। अगर ये याद ना है तो 5 सिद्धांत होते, इतना तो लिख ही देना दोस्तों। चलिए आ जाइए, औपचारिक संप्रेषण। अब आपको बता ही देता हूं, मुझे पता है कुछ लोगों को अब भी याद नहीं हुआ वो औपचारिक, औपचारिक क्या होता है। साक्षात्कार का पहला सिद्धांत है औपचारिक संप्रेषण मींस फॉर्मल आपकी कम्युनिकेशन। दोस्तों से बातचीत करने में अनुशासन का अभाव होता है। दोस्तों को तुम गाली भी देते हो, हाथ भी मार देते हो, अबे कैसे चुप है, बाल भी पकड़ लेते हो, है ना, उल्टा सीधा भी बोल देते हो, ब्लैकमेल भी कर देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अनुशासन का अभाव होता है दोस्तों में, लेकिन HR से अगर ऐसी एक भी हरकत करी तो तुम्हें सीधा वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर भगा देगा। ठीक, एक साथ कई विषयों पर बातचीत तुम अपने दोस्तों से कर सकते हो। खेल कूद, राजनीति, इन सभी में शामिल होती है। घर में भी हम परिवार के सदस्यों से गप्पे मारते हैं, परंतु साक्षात्कार में ये सब नहीं चलता। वो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा, यहाँ पर गप मारने आया या नौकरी लेना है।
तो यहाँ पर साक्षात्कार वाले पॉइंट को अलग कलर से करता हूँ, थोड़ा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक, ये कह रहा है परंतु साक्षात्कार में ये खुलापन नहीं होता, औपचारिक होता है, इसमें बंधा बंधाया ढांचा होता है। पहला क्वेश्चन 90% लोगों का यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर नहीं होता तो थोड़ा कठिन वाला बोलता हूँ, हाउ मे आई एड्रेस यू। इस पे तो आपका दिमाग खराब हो गया होगा, क्या है सर, ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ का ही नया रूप है, हाउ मे आई एड्रेस यू। ठीक है, बंधा बंधाया ढांचा होता है और प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले व्यक्ति किसी खास विषय पे बातचीत करते हैं। सामान्य बातचीत और साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण फर्क है, ये सामान्य बातचीत का कोई ढांचा नहीं होता। बात तो उसके पेपर से चल रही है दोस्त की, यार पेपर तेरा कैसा गया, अरे वहां जाना था ना मैं वाटर पार्क, बताइए पेपर साइड में हो गया, वाटर पार्क की प्लानिंग बननी चालू होगी तुम्हारी। तो कोई ढांचा नहीं होता हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन का। अब आप देख तो हमारी वीडियो रहे हो, इग्नू वाला पे आप देख रहे हो और पता लग रहा है साइड साइड में आप किसी से चैटिंग भी कर रहे हो, जबकि साक्षात्कार में एचआर के सामने आपको एक ही चीज पर फोकस करना पड़ेगा। मल्टी टैलेंटेड तो इंडियन होते ही हैं। तो साक्षात्कार आपको पता लग गया कैसा कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। चलिए अपनी भाषा में देख लेने से, मैंने बहुत आसान बताया है। पहला सिद्धांत, दोस्तों से कैसे करते हो, अनौपचारिक, जो मर्जी बातचीत करो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जहां की बात जहां मर्जी जोड़ो। घर परिवार में गप्पे शप्पे मारो, मजाक भी करो, कुछ बोल भी दो। साक्षात्कार में बी फॉर्मल, फालतू की चीजों पे बात नहीं होती, बंधे बंधाए क्वेश्चंस होते हैं, 10 या 5 या 6, इंटरव्यू के राउंड्स भी हो सकते हैं आपके। तो ये सारा कहता है साक्षात्कार। क्वेश्चन आता है, ऐसे ही नहीं समझा रहा तुम्हें। परस्पर संवाद, पहला तो औपचारिक संप्रेषण, मैंने आपको ये जो 5 पॉइंट है ना दोस्तों, यही बता रहा हूं मैं आपको। अब खाली 5 लिख दोगे पेपर में 10 नंबर तो तुम्हें मिलेंगे नहीं। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तब उन्हीं को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। पहला क्लियर करा दिया, दूसरा करा रहा हूँ मैं। औपचारिक हो गया है, परस्पर संवाद, ये देखो परस्पर संवाद मीन्स होता है साक्षात्कार में आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों एक दूसरे के शाब्दिक वही आपका जो आप मुंह से बोल रहे हो, शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखता है। साक्षात्कार, ये देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। साक्षात्कार आमतौर पर आमने सामने ही होते हैं, अतः दोनों पक्षों का एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखना पड़ता है। पर्सन के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए, ये कोशिश की जानी चाहिए पर्सन का उत्तर देने वाले व्यक्ति आहत हो। उत्तर देने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन ठीक ठाक का सही जवाब दिया जाए। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा बता रहा है, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। इंटरव्यू देने गए हो, वो तुम्हारे सामने बैठा रहता है, ऐसा तो नहीं एचआर के सामने नाक में उंगली डालने लगे। मैं हंस नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ इतने बदतमीज होते हैं, नाक ऐसे करने लग जाते हैं एचआर के सामने। वहां पर तो थोड़ी देर के लिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मान के चलता हूँ, जब इंटरव्यू देने जाता हूँ मैं रोबोट बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हालांकि मैं जाता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर रोबो बनना पड़ता है। अगर नाक में खुजली भी हो रही है ना तो कोशिश करनी चाहिए एचआर के सामने ना छूं, क्योंकि आपका वर्बल प्लस बॉडी लैंग्वेज दोनों यहाँ पर काम करती है, शाब्दिक और आंगिक। अच्छा साक्षात्कार वही होता है जिसमें पूछने वाले और उत्तर देने वाले के बीच परस्पर आदान प्रदान हो। ऐसा तो नहीं एचआर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं एचआर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। जब तक तुम उसका रिप्लाई नहीं करोगे वो अगला क्वेश्चन देगा ही नहीं तुम्हें। चलिए, दो पक्षों का शामिल होना, दो पक्ष होते ही हैं, एक होते हो आप, एक होते हो आप, एक होते हैं आपके एचआर साहब, आप और साहब। ठीक, दो चीजें हो गई। चलिए 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। तीसरा, गंभीर विषय। गंभीर विषय होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे, सर मेरे साथ ना धोखा हो गया, सर मेरे को ना मेरे जो दोस्त है ना उसने धोखा दे दिया, सर मेरे पैसे हो गए सर। ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी गंभीर है लेकिन वो साक्षात्कार में नहीं होगा। किसी गंभीर विषय का होना आवश्यक है। साहित्य, कला, संस्कृति, खेल कूद, चुनाव, कोई भी विषय साक्षात्कार से अछूता नहीं है। कभी साक्षात्कार सूचना इकट्ठी करने के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो कभी लोगों के विचार जानने के लिए, इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने के लिए, रिझाने के लिए भी जाते हैं। साक्षात्कार के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस तरह के साक्षात्कार में जा रहे हैं। जब आपका दिमाग या मानसिक हालत ठीक नहीं होती, जब भी साक्षात्कार होता है, जिसे साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता है। चलिए, और औपचारिक पत्र, मैंने इसमें कितने पॉइंट लिए, 3 ही पॉइंट आपको करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पहले औपचारिक करा दिया, परस्पर संवाद करा दिया, दो पक्ष, गंभीर विषय, प्रश्नोत्तर शैली। वही मैंने बताया था ना कि बंधे बंधाए क्वेश्चन होते हैं, इसे अपनी तरफ से कर देना। बंधे बंधाए क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि एचआर तुम्हें ये बताने लग जाए कि मैंने ना गाड़ी ली है अभी BMW की, नहीं, 10 क्वेश्चन ही होते हैं, 10 12 15 फिक्स होते हैं। चलिए, इसलिए मैंने लिया नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आपका चालू हो गया, औपचारिक पत्र। मैं तुम्हें समझा के थक गया, लेकिन तुम लोग ना किताबी कीड़े हो,
क्या हो? किताबी कीड़े। तुम ऐसे ही समझोगे कि ये देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या होता है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, औपचारिक पत्र औपचारिकता का निर्वाह करता है। औपचारिक शब्द के मूल में उपचार शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यवस्था, अर्थात औपचारिक पत्र। मतलब किसी को भी एक व्यवस्था के अनुसार, एक प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ाना। ठीक, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। सामान्यतः यह पत्र उनको लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। औपचारिक, अब आप ड्यूटी गए या कहीं ऑफिस गए तो आप कहते हो फॉर्मल कपड़े पहनने, बी फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल, तो फॉर्मली होता है इंग्लिश में आपका औपचारिक, जिससे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, ना तो हमारा दोस्त, फूफा, फूफी, मामा, मामी, दादा, दादी, नानी, कोई नहीं होता। भाषा सरल, सहज, शिष्ट होती है, चाहे शिकायती पत्र ही क्यों ना लिखा जाए। औपचारिक पत्रों में भाषा की शैली, संरचना का महत्व बना रहता है। बड़े बड़े और क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर सरल शब्द बोलने चाहिए। ठीक, आपकी गली में कितना भी नाली का पानी भर जाए, आप जो आपका नगर निगम है उसे ऐसा पत्र नहीं लिख सकते तेरा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ पर नाली का पानी भर रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वहां पर भी आपको तमीज दिखानी पड़ेगी। नहीं तो पत्र तो वो बाद में पड़ेगा, पहले आपके घर पुलिस भेज के आपको उठवा देगा। ठीक, तो यहाँ पर शिष्टता दिखानी पड़ती है। सेवा में श्रीमान माननीय नगर निगम अधिकारी, मैं आकाश या मैं नवीन इस एरिया का निवासी हूँ। इन दिनों बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है, मच्छरों की बड़ी समस्या रहती है, कृपया करके इसे जल्द से जल्द साफ करवाएं, अन्यथा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक, बहुत अधिक लंबे और जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं करते। पत्र की भाषा गुण और उसको पराई बनाता है, साथ ही निर्देश, आदेश, संदेश पाठक तक पहुंचता है। औपचारिक पत्रों को कई कोटियों में विभक्त किया जाता है। देखिए वैसे पत्रों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वही पहले तो सबसे पहले आप बोलोगे शादी का भी होता है सर, जागरण में बना लो, उसका भी बना दो, बर्थडे का भी बना लो, वो समाचार पत्र को देना उसका बना लो, शिकायत का दे लो, इनविटेशन का दे लो, कंप्लेंट का दे लो, किसी का भी दे लो। लेकिन बड़े बड़े भागों में, दो भागों में से बांटा जाता है, एक तो होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जैसे पहला होता है आपका औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक, ये दो भाग में होते हैं। फिर इसके अंदर कैटेगरी हो जाती है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके जो रिश्तेदार है जितने भी, यहाँ पर वो आते हैं फॉर्मल, जो आपके रिश्तेदार नहीं है, जिनसे आपका आर्थिक संबंध है या सरकार के लोग हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया। औपचारिक पत्र यहाँ से एक बार पढ़ लेना, आसान हो जाएगा क्या होता है ये। ठीक, इसके अंदर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आते, नो रिलेटिव्स, नो रिलेटिव्स, यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार तुम्हारा नहीं आएगा। चलिए ठीक, तो मैंने औपचारिक क्लियर करा दिया। दोनों में अंतर करने को आएगा तो आप अंतर आराम से कर देना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं पढ़ाया, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, चलिए जनसंचार के माध्यमों का स्वरूप। जनसंचार होता क्या है? जन मतलब होती है जनता, जो सबकी तुम हो, हमारी। संचार मतलब होता है उनका, लाइक उनका किसी तरीके से उन तक किसी चीज को पहुंचाना। संचार, चल फिर कर या कैसे भी करके सूचना उन तक पहुंचे या उनकी सूचना हम तक आए। ठीक, मीन्स ऑफ जनसंचार के माध्यम। चलिए जनसंचार माध्यमों की भाषा के बारे में विचार करने से पहले ये जान लेना चाहिए जनसंचार माध्यम क्या है। अब आ जाओ किताबी भाषा पर, क्या होता है ये थोड़ा डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संचार मतलब होता है मीन्स मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक, अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसे संचार कह सकते हैं। संचार के एक ही साथ संप्रेषण शब्द का भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ है भेजना। ठीक, तो यह संचार, एक चीज को दूसरी जगह तक भेजना या वहां से किसी चीज को अपने पास मंगाना। ठीक, लेकिन जब हम संचार के माध्यमों के संदर्भ में बात करते हैं तब उसका अर्थ होता है किसी बात को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। उदाहरण के लिए समाचार पत्र क्या है? जनसंचार का माध्यम है। समाचार पत्र ऐसे ही संदेश हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यहाँ समाचार पत्र समाचार पत्र के जरिए भेजा रहा है, इसलिए समाचार पत्र वह माध्यम है जो समाचार रूपी संदेश, ये थोड़ा अटपटा सा हो गया, लेकिन अपनी भाषा में समझाता हूँ। समाचार पत्र के माध्यम से आप तक क्या पहुँचता है? समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँचता है समाचार। ठीक, जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक क्या पहुँचती है? न्यूज़। तो ये वही है, जनसंचार का माध्यम वही है। अब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ठीक है, हालांकि व्हाट्सएप भी कोई मैं लूँगा, ट्विटर, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुँचाते हो। यही सब जनसंचार के माध्यम है। चलिए ठीक, आगे इसे क्लियर करवाता हूँ, पूरे को मैं पूछ लेगा आपसे। ठीक,
के माध्यम से एक अंतर भी है। चिट्ठी से जो संदेश भेजा जाता है वह सिर्फ उन्हें भेजा जा रहा है जिन लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं। यानी कि सार्वजनिक संदेश नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है लोगों तक पहुंचा हुआ किसी एक के लिए नहीं, उन सबके लिए जो अखबार पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है, एक चीज नहीं आपको मिलेगी, कहने का तात्पर्य है चिट्ठी और अखबार दोनों संदेश भेजने के माध्यम होते हैं, उनकी प्रकृति में अंतर है। एक व्यक्तिगत माध्यम है, दूसरा सार्वजनिक माध्यम है। इस प्रकार के माध्यम जो जनता के व्यापक हिस्से को संदेशों का संचार करते हैं उन्हें हम जनसंचार कहते हैं। तो ये पेपर में गलत मत कर देना, जनसंचार किसी एक के लिए नहीं होता। यहाँ अभी अभी मैंने व्हाट्सअप कह दिया था, वो गलत नहीं है, वहां पर भी अगर आप कोई ग्रुप बना रखा है आपने तो वो जनसंचार हो जाएगा। टेलीग्राम पर भी अगर आपने जितने भी जो ग्रुप हैं जहां एक टाइम में बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, लाइक एक टाइम में आपकी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से पहुंच जाए, वहां जनसंचार, जन का संचार होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक के लिए ही वो न्यूज जा रही है, यही होता है आपका जनसंचार। दोनों में फर्क भी आपको बताया, कबूतर जा 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 वो एक चिट्ठी एक ही जने के पास पहुंचती है, लेकिन अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अगर इसकी पीडीएफ डाल दूं तो हजारों के पास आप में पहुंच जाएगी। चलिए, मुद्रित माध्यम। अब जनसंचार के कुछ माध्यम होते हैं, आप देखिए इसे। तो चलिए दोस्तों, मुद्रित, अब आप जनसंचार के माध्यम के बारे में बता रहा था, मुद्रित वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी है इसलिए दो पार्ट में से डिवाइड करेंगे हम। ठीक, मुद्रित माध्यम, मुद्रण के यंत्र का आविष्कार आपको पता है। अगर बात करूँ आपकी छपाई का आविष्कार आपका चाइना से हुआ था। अलग हो सकता है जब आप कोई सुमेरवासी भी कहेगा, लेकिन कागज का आविष्कार तो चीन में ही हुआ था, सबको पता है। ठीक, तो मुद्रित यंत्रों का आविष्कार संभव है लिखित सामग्री को जनता तक पहुंचाया जा सके। इसी वजह से अखबार और पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। अखबारों के प्रकाशन का उद्देश्य लोगों तक समाचारों को पहुंचाना। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल डाल देना खुद ही, मुद्रित माध्यम कौन से होते हैं। ठीक, उसके बाद आपके मुद्रित हो गए, मुद्रित और लिखित एक ही है, यहाँ पर गलती मत कर देना, लिखित और मुद्रित एक ही है। ठीक है, चलिए ये आप लिख देना, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें पढ़ लेना आप खुद। उसके बाद श्रव्य माध्यम, श्रव्य वो है जो सुने जाते हैं, जो आप कान में लगाकर बैठे हो। आपका रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, ग्रामोफोन हो सकता है, लिंगवा फोन हो सकता है, ब्लूटूथ स्पीकर, जिन तक आपको समाचार पहुंच रहे हैं, ये आपके श्रव्य हैं। पढ़ लेने से खुद ही, अब मैं आपको हर चीज नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है। लेकिन जनसंचार वाले वो है एक समय में बहुत जगह तक पहुंच रहा है। टीवी भी इसके अंदर आ गया है। खाली अगर आपको बात आए श्रव्य की तो रेडियो लगाना, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, ठीक, ये सब लगाना। टीवी में तो दृश्य आ जाएगा, दृश्य माध्यम इसमें आ जाएगा टीवी, इसमें आएगा आपका टीवी आ जाएगा, और ओवरहेड प्रोजेक्टर आ जाएगा। देखिए इसमें ढूंढ के दिखाता हूँ, टेलीविजन ही है, टेलीविजन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। उसके बाद जो पर्दा होता है, देखिए पर्दे पर पिक्चर लगा देते हैं, वो भी है, चलचित्र, काफी सारी चीज होती है इसके अंदर। चलिए, जनसंचार के माध्यमों की भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा देखो कैसी होनी चाहिए, जनसंचार के माध्यमों की भाषा होनी चाहिए दैनिक जीवन से रिलेटेड, इतने कठिन शब्द ना हो कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसी की समझ में ना आए, तो किसी काम का नहीं जनसंचार। जनसंचार माध्यमों की भाषा का तात्पर्य यहाँ उस माध्यम की विशिष्टता से नहीं है। मसलन रेडियो का माध्यम ध्वनि है, अब यह किसी चीज भी हो सकती है, चिड़िया के चहचहाने के बाद, रेलगाड़ी के पुल पर गुजरने की आवाज, कुत्तों की आवाज, भौंकने की आवाज, सभी तरह की ध्वनियां किसी न किसी अर्थ में व्यक्त करेंगी। यही नहीं, पृष्ठभूमि में इस तरह के संगीत का बजना, यह सभी ध्वनियां रेडियो के संचार के माध्यम से विशिष्ट बनाती हैं। और जनसंचार के जो अलग अलग माध्यम है उनकी भाषा जो आसान होनी चाहिए। चलचित्र दिखा रहे हो या पिक्चर दिखा रहे हो या कोई इमेज दिखा रहे हो तो ऐसी दिखाना जो उन्होंने देखी हो। आप पता चल रहा है कुछ नए जानवर बच्चों के सामने ला रहे हो, क्या समझेंगे। तो जो भी साधन है, रेडियो में कुछ बजा रहे हो तो ऐसी भाषा बजाओ जो सबके समझ में आए। अखबार में कुछ प्रिंट कर रहे हो तो ऐसे फॉन्ट में करो जो सबको दिखाई दे और सबकी समझ में आए। जिस भी संचार में जो मर्जी करो, जनसंचार के माध्यम में ऐसा करना जो लोगों को समझ में आए। ठीक, सृजनात्मक लेखन ये आपको कराऊंगा मैं अगली क्लास में। तो आशा करता हूँ इग्नू वालों की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।